10 से 15,000 रुपया अगर आप लगा लें तो आपका सीलन जो है वो सारी ज़िंदगी घर में नहीं आएगी। ये जो 5-6 बातें मैंने की हैं, जब आप जाके यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो फनकारी कर रहा है आपके साथ, ये वाकई कोई कारीगर किस्म का ठेकेदार है। आपने एक दफ़ा लेंटर डाल दिया, बुनियादें बना दी, दीवारें खड़ी कर दी, तो वो तोड़ के आप दोबारा तो कभी भी नहीं बना सकते। आप लोग अमूमन क्या करते हैं, लुक डाल के प्लास्टिक लगाते हैं और फिर अपनी चुनाई शुरू करते हैं। आपने अपने ठेकेदार को पुश करना है और उसको कहना है कि मुझे 3 इंच का ही आप लोग ही जाके जो है वो कवर करते हैं कि जी घर की छत गिर गई, उसमें तो सबसे ज़्यादा 2 नंबरी है सर ये में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, घर बनाना, अपना घर होना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और इस ख्वाहिश के चलते इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है। मगर कुछ ठेकेदार आपकी उस कमाई को खाने के चक्कर में आपके साथ फनकारी लगाते हैं, आपको धोखा देते हैं और आपकी क्वालिटी पे और हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और आपको बेवकूफ़ बना के और आपको पता नहीं चलने देते और वो आपसे सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। आप अपने घर पे पैसे लगा रहे होते हैं मगर वो पैसे ठेकेदार की जेब में जा रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरे साथ आज तैमूर डार साहब मौजूद हैं। आज मैं आपको उनसे ये पूछ के बताऊंगा कि जब आपने घर कंस्ट्रक्शन करनी है अपने घर की, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने 2 नंबर ठेकेदार को पहचानना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये मुझे बताएं कि जब लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है, 5 मरले का घर या 3 मरले का घर बनाना होता है लोगों ने, तो वो क्या ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनके घर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उनके घर में सीलन आ जाती है और उनका घर वैसा मजबूत नहीं रहता। जब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी प्राइस पे कि यार मैं थोड़ा सा सस्ता घर बना लूँगा, तो ऑब्वियसली वो उस पे क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे होते हैं। जो उसकी क्वालिटी जो है वो कभी भी सस्ती जो है वो नहीं, सस्ती प्राइस में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। तो अभी आपने बताया है कि पैसे बचाते हैं। सर, पैसे लगाते हैं, पैसे बचाता है ठेकेदार। मैं तो कहूँगा यार ये अच्छी ईंट लेके आ, इतने पैसे मुझे तो नहीं पता ना, वो पीछे से उनकी सेटिंग होती है, वो बताते हैं भाईजान ने ए बंदा आ गया है, एनू इन्ने च ही देना है, मैं ए दसता। आपको भी पता ही है क्या किस तरह ये मामला चलते हैं। तो उस बंदा पैसे भी लगा रहा होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उन पैसों में से ठेकेदार अपना मार्जिन निकालने के लिए उस घर की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा था जिसके बारे में आम आदमी को बनाते हुए पता ही नहीं होता। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि पैसे बचा लेते हैं, पैसे वो इस तरह बचा लेते हैं कि जब वो 4-5 ठेकेदारों के पास जाते हैं, वो लोग उनसे अपनी कोटेशन लेते हैं, अपनी प्राइस मैनेज करते हैं, तो वो जो सबसे सस्ता ठेकेदार होता है ना उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो सस्ता जो ठेकेदार है वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको प्राइस दे रहा होता है। तो पैसे लोग भी शुरू में थोड़े बचाते हैं, ठेकेदार ने तो ज़ाहिर है पैसे बचा के अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रखना ही है। तो अगर आप थोड़ा सा आएँ पीछे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखें, हम ये कर सकते हैं कि अभी ये देखें, अभी इस वक्त हमने खुदाई करके इसमें नीचे हमने जो है दवाई फेंक के हमने अपनी बुनियादें खड़ी की। बुनियादों में मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी है कि हम अपना गुनिये में करें अपनी सारी दीवारें। गुनिया क्या होता है? हमें ऑडियंस को तो नहीं पता। गुनिये का मतलब ये है कि जी आपकी चारों पैमाइशें कमरे की जो है वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमरा अगर सामने से 10 फुट है तो पीछे से 9 फुट 11 इंच या 9 फुट 10 इंच हो। चारों तरफ से उसकी पैमाइशें जो है वो पूरी तरह से बराबर होनी चाहिए, ताकि ऊपर जब जाके आप अपने कमरे और अपनी छत डालें तो आपके कमरे कहीं पर टेढ़े नजर ना आए और आपकी घर की जो मजबूती उससे ख़राब ना हो। और उसके बाद मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कि आपने ये यहाँ पे ईंटें लगा के ये कुछ इसको बीम टाइप कुछ भरा हुआ है, ये क्या चीज़ है? जी, इसको कहते हैं डीपीसी, ये डैम्प प्रूफ कोटिंग इसको कहा जाता है। यूजुअली लोग जो है वो 1-1.5 इंच की करते हैं, हम इसको 3 इंच की करते हैं। इसके अंदर जो है सिर्फ हमने बजरी का इस्तेमाल किया होता है। ये इसलिए होती है कि जब बाहर से बरसात के मौसम में मिट्टी दीवारों के साथ लगी होती है तो पानी यहाँ से ऊपर ना आए। ये भी 2 स्टेजेस पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर वाला जो फ़र्श है वो ऊपर होता है, जो बाहर गलियों का और गैराज का जो फ़र्श होता है वो नीचे होता है। तो बाहर के लिए जो है वो हमें नीचे वाले लेवल पे करनी है और अंदर के लिए हमें ऊपर वाले लेवल की करनी है। अक्सर ठेकेदार क्या करते हैं, वो अंदर तो कर देते हैं लेकिन बाहर नहीं करते, तो बाहर से जो है वो घर के अंदर जो है वो सैलाब आना शुरू हो जाता है। सारी वो जो पेंट करवा फिर आप रह जाते हैं, फिर आपकी दीवारों की वो जो एक सीपेज होती है, पेंट करवा लिया है, वॉलपेपर लगवा लिया, फिर वो सारा उतर रहा होता है। वो इसी वजह से उतर रही है। वो बिल्कुल इसी वजह से उतर रहा होता है। और इसके बाद जो है ये भी आप देखेंगे, जो हम जहाँ पे खड़े हैं ये मट्टी की फिलिंग नहीं हुई, इसके अंदर रावी का जो घसू है वो इस्तेमाल किया गया है ताकि ये बैठे ना फर्श इसमें। ठेकेदार अक्सर क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है वो पहले नीचे मट्टी की फिलिंग करते हैं और मट्टी के ऊपर घसू डाल देते हैं। तो वो होता क्या है कि जब आहिस्ता आहिस्ता मट्टी की कंपेक्शन होती है तो फर्श जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी का घसू जो है वो इस्तेमाल किया जाए
ताकि जो है ये फ़र्श कभी भी ज़िंदगी भर जो है वो नीचे ना बैठे। मोस्टली जो घर होता है उसकी जो मजबूती है वो किस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है? इसी वजह से होती है। देखें, एक तो सबसे पहले कि आपकी जो बुनियादें हैं, नीचे लोगों को चाहिए कि जब अपनी बुनियादें शुरू करें तो नीचे जो है वो 27 इंच का पहले उसकी बेस बनाएं, उसके बाद जो है ऊपर उससे थोड़ी सी छोटी करें, फिर थोड़ी सी छोटी करें। वो लोग क्या करते हैं कि वो नीचे 13 इंच से ही शुरू कर देते हैं अपनी ईंटें बचाने के लिए, ख़ासतौर पर जो ठेकेदार हैं, क्योंकि मालिक के पास तो अक्सर टाइम नहीं होता, तो वो ठेकेदार इस साइट को मैनेज कर रहा होता है। तो पहले हमेशा चाहिए कि नीचे फाउंडेशन हमेशा बड़ी शुरू करें, उसकी 2-3 ब्रिक्स की लेयर्स लगाएं, फिर उसके बाद थोड़ी सी छोटी करें और फिर थोड़ी छोटी करते करते 9 इंच पे लेके आएं। लोग क्या करते हैं कि वो 13 इंच से शुरू कर देते हैं या 17 इंच से शुरू करते हैं, बट इसके लिए ज़रूरी है कि ये 22 या उससे भी इंच से ज़्यादा के ऊपर नीचे बने। तैमूर साहब, अक्सर जो लोग हैं वो कोई इतना सरमाया तो होता नहीं है उनके पास, वो कोशिश करते हैं कि हमारे पैसे थोड़े बच जाएं, तो चलें वो कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं या फिनिशिंग है, चलें उसमें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, समझ में आता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? ग्रे स्ट्रक्चर जो हम घर का बनाते हैं उसमें तो किसी भी सूरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें, ग्रे स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी आपका चलना है। आपने एक दफ़ा लेंटर डाल दिया, बुनियादें बना दी, दीवारें खड़ी कर दी, तो वो तोड़ के आप दोबारा तो कभी भी नहीं बना सकते। आप टाइल टूटी हुई दोबारा लगा सकते हैं, खिड़की टूटी हुई दोबारा लगा सकते हैं, वॉशरूम को तोड़ के दोबारा बना सकते हैं, बट जो आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन गया हुआ है, फ़र्श डल गए हुए हैं, उसके ऊपर तो आप ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। घर तो आप एक दफ़ा बनाते हैं, ये तो आपकी जनरेशनल चलती है घरों में। तो मैं आपको बता रहा था कि घसू जब डालते हैं उसके बाद ये ज़रूरी है कि ये देखें, अगर आप यहाँ थोड़ा सा दिखा सकें, तो ये हमने 2 इसकी डैम प्रूफिंग की हुई है। एक हमने ये नीचे वाले लेवल पे की हुई है और एक ऊपर वाले लेवल पे की। ये बाहर के लिए की हुई है, ये डबल की हुई है, क्योंकि ये बाहर वाले लेवल की, यहाँ से भी इंशाल्लाह कभी ऊपर नहीं आएगी और अंदर वाले लेवल पे भी कभी भी ऊपर नहीं आएगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हम क्या करते हैं कि हम आउटर साइड पे, इनर साइड पे हम इसको यहाँ पे दोनों जो हमारे DPCs होती हैं उसके बीच में हम इसकी चिप्स करते हैं, ज़ीरो की चिप्स करते हैं, ताकि अगर कभी अंदर से भी कोई सैलाब या कोई पानी आना हो तो वो चिप्स जो है, वो ज़ीरो की चिप्स जो है वो वाटर प्रूफिंग का काम उसमें करती है। यानी कि जो हमारा जो नीचे वाला DPC और ऊपर वाला DPC है उसके अंदर दरम्यान में तकरीबन 1 फुट का गैप होता है। उसको हम चारों तरफ से जो है वो उसको कवर कर देते हैं वाटर प्रूफिंग करने के साथ साथ। उसके बाद जो है हम इसकी DPC डालते हैं। DPC डालने के बाद ज़रूरी है कि हम DPC के ऊपर भी कोई ना कोई वाटर प्रूफिंग जो है वो ज़रूरी करें। लोग अमूमन क्या करते हैं, लुक डाल के प्लास्टिक लगाते हैं और फिर अपनी चुनाई शुरू करते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है घरों के लिए, क्योंकि प्लास्टिक ये तो अक्सर हमने देखा है ना कि जब कोई घर बना रहा है तो उसने प्लास्टिक शीट लगा दी, उसने कहा लो जी अब पानी नहीं आता या अब सीपेज नहीं आता। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं, वो करते क्या है कि वो इसके ऊपर लुक लगाते हैं, लुक के ऊपर शॉपर रख देते हैं और शॉपर के बाद जो ऊपर चुनाई शुरू करते हैं। तो शॉपर तो आप देखें कभी ज़िंदगी भर उसकी पकड़ाई नहीं दे सकता और वहाँ से आ सकता है। अब बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में केमिकल्स हैं और इतनी उसकी प्राइस नहीं है। 5 मरले का घर आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर ये डीपी कवर हो जाता है। यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपया अगर आप लगा लें तो आपका सीलन जो है वो सारी ज़िंदगी घर में नहीं आएगी। इस तरह के मार्केट में आप बता रहे हैं कि केमिकल्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं। और उसके बाद इन केमिकल्स का नाम क्या क्या, रेजन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रेजन कहते हैं, ब्रश बॉन्ड्स के नाम से हैं, डैम प्रूफिंग केमिकल के नाम से हैं, इसको सेम प्रूफिंग के नाम से भी, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट हैं। बट देखें, उसके बाद ज़रूरी है कि जब आप DPC के बाद पहला रद्दा लगाएं तो इसके अंदर किसी भी तरह रेत का इस्तेमाल ना करें। पहला रद्दा आप चिप्स और सीमेंट का लगाएं। मसाला बनाएं चिप्स से और सीमेंट से, रेत का इस्तेमाल ना करें। 3 इंच की आपकी DPC हो, उसके बाद आप चिप्स और सीमेंट का जब रद्दा लगाएंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर जो है वो आपके घर में नीचे से सैलाब कभी ऊपर नहीं आएगा। ठेकेदार क्या करते हैं, उनके पास चूँकि 2 इंच के फर्मे होते हैं DPC डालने के, तो वो 3 इंच के फर्मे डालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आपने अपने ठेकेदार को पुश करना है और उसको कहना है कि मुझे 3 इंच का ही DPC डाल के दो। वो डालेगा क्योंकि उसको पता है ये ज़रूरी है घर के लिए, और जब आप अड़ जाएंगे उसके साथ तो वो आपको ज़रूर करके देगा ये चीज़। उसके बाद जब आप चिप्स और सीमेंट का रद्दा लगाएंगे, पहली ब्रिक लगाएंगे, तो इंशाल्लाह, और नीचे आपका केमिकल होगा, नीचे DPC होगी, तो बाहर से सैलाब आने का, नीचे सैलाब आने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी ऑडियंस को तैमूर साहब एक फेवर दें, हमें भी वो फेवर दें। हमें ये बताएं कि फनकार ठेकेदार जो है ना उसको पकड़ना कैसे है? देखिए, फ़नकार ठेकेदार जो है वो सबसे पहले तो आप उससे ये पूछें कि जी आप जब मेरे बुनियादों में खुदाई करेंगे
तो आप मेरा गुनिया कैसे चेक करेंगे? ज़रूरी है कि जब आप खुदाई शुरू करें तो जो मैंने गुनिया बताया कि चारों पैमाइशें जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो वो जो आपका पीछे वाला कमरा है उसको कहें कि वहाँ से मेरी गुनिया चेक करे। जब वो पीछे गुनिया चेक करेगा तो अगर पीछे से गुनिया ठीक है तो इसका मतलब है कि आगे से भी ठीक जा रहा है। अमूमन ठेकेदार ये काम 5 मरले और 3 मरले के घरों में नहीं करते, 10 मरले और केनाल में तो फिर कर लेते हैं, क्योंकि उधर पैसे थोड़ी सी खर्च करने की जो है आपकी सकत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। छोटे घरों में लोग नहीं करते, जहाँ पे आपको डैमेजेस और जब खुदा ना खास्ता बाद में मसले मसाइल आते हैं तो फिर आप लोग ही जाके जो है वो कवर करते हैं कि जी घर की छत गिर गई या इस तरह के मसले मसाइल आ गए। उसके बाद आप उससे ये पूछें कि जी आप जो मेरी डीपीसी डालेंगे वो आप मेरी बाहर वाली किस लेवल पर डालेंगे, अंदर वाली किस लेवल पर डालेंगे, आप मेरा रोड लेवल किस के ऊपर लेंगे, उसकी थोड़ा सा उसका इक्विपमेंट देखें, जो उसकी अभी चलती हुई साइट्स हैं जो वो बना रहा है, यकीनन वो 2-4 घर तो बना रहा होगा, वहाँ पे जाके देखें, जो वहाँ के मालिक मकान हैं उनसे जाके पूछें कि जी ये जो आपका घर बना रहा है इसने आपको किस किस तरह की परेशानियाँ आपने इसमें देखी हैं। तो जब आप जाएंगे, ये जो 5-6 बातें मैंने की हैं, जब आप जाके यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो फनकारी कर रहा है आपके साथ, ये वाकई कोई कारीगर किस्म का ठेकेदार है। यानी कि एक इंसान की सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो आप बराए मेहरबानी किसी मौसमी ठेकेदार को या किसी फ़नकार ठेकेदार को ना दें, किसी काम करने वाले को ईमानदार बंदे को दें। ईमानदार बंदे भी हैं पाकिस्तान में। मुझे तैमूर साहब अब एक क्विकली एक मैंने आपसे बात करनी है, वो ये है कि मुझे ये बताएं कि ये बुनियादें तो हो गई, उसके बाद ईंट वाली साइड पे आ जाते हैं। ईंट में बहुत ज़्यादा चूना लगता है। कहाँ कहाँ पे एक जो कंज्यूमर है वो अपना चूना लगना बचा सकता है? देखिए, ग्रे स्ट्रक्चर में तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ईंट भी बहुत तरह की मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो है वो बारशी ईंट मिल जाती है, आपको खिंगर ईंट मिल जाती है, आपको दोम ईंट मिल जाती है। दोम के अंदर भी बहुत क्वालिटीज़ हैं। आपको अव्वल ईंट भी मिल जाती है। अव्वल ईंट तो बहुत महंगी हो चुकी है अब इस वक्त। दोम की भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आ रही हैं। तो ज़रूरी ये है कि देखें, जब आप ईंट अपनी परचेज़ करते हैं, जो आपको ईंट देने के लिए आता है, तो अभी बहुत सारी लैब्स पाकिस्तान में बन चुकी हैं जहाँ पे जाके आप अपनी ईंट की टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। और वो इतनी महंगी नहीं है, 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर वो आपको जो है आपकी ईंट की टेस्टिंग भी करके दे देते हैं। तो अगर आप उसके पास अपनी 5-7 ईंटें लेके जाते हैं गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर रख के, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपकी ईंट की जो वो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। उसके बाद जब एक दफ़ा आपने अपनी ईंट की स्ट्रेंथ आपने ले ली, तो बाद में जो भी आपको डिलीवरी आनी है, आप खुद देख सकते हैं कि आपकी ईंट और उस ईंट में कितनी मैचिंग है और कितनी उसके अंदर डिफरेंस है। अव्वल तो होगा नहीं, क्योंकि आपने ईंट अपनी टेस्ट करवाई होगी। इसी तरह सरिये की भी लैब्स अब अवेलेबल हैं, जो सरिया भी जो है वो टेस्ट जो है वो आपको करके देंगे, और इसकी भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ये टोटल ईंट की और सरिये की जो कॉस्टिंग है वो 10 से 15 हज़ार रुपये है। कहने का मकसद ये है निशान के अगर आप अपने पूरे घर में 50 से 60-70 हज़ार रुपये, या बहुत हुआ तो 1 लाख रुपये अगर एक्स्ट्रा खर्च कर लें, तो इन सब चीज़ों से आप बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो बच सकते हैं। इसके मतलब ये कोई इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है कि आपको जो है वो बेयर ना कर सकें। उसमें आपने अभी मुझे बताया सरिये के बारे में। सरिया तो मार्केट से ब्रांड ही नहीं मिलता, मतलब नया ही सरिया होता है, या उसमें भी कोई 2 नंबर ही चल रही है? उसमें तो सबसे ज़्यादा 2 नंबरी है सरिये में जी। उसमें ये है कि देखें, अगर आपको बादामी बाग वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के ठेकेदार जो हैं, आपको आप ये समझें कि जो आपको मिल से सरिया, अगर मिसाल है आजकल जैसे सरिया 2,70,80 हज़ार रुपये, तो वो आपको सरिया से 2,25,000 रुपये में भी देंगे। वो आपको ये बताएंगे कि जी मेरे पास पुराना स्टॉक अवेलेबल है और मैं आपको सरिया देने लगा हूँ, बट वो सरिये की जो क्वालिटी है वो नहायत ही लो कॉस्ट सरिया होगा। तो ये पता कैसे चलेगा? देखिए, एक तो आपने देखना है कि अगर सरिया बहुत सख्त है तो इसका मतलब है कि वो पुराना सरिया है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। सरिये के अंदर लचक होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। उसके ऊपर जंग लगा नहीं होना चाहिए सरिये के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि आप अगर सरिया जो है वो डायरेक्ट मिल से जाके ख़रीद लें, या मिल के अलावा अगर आप किसी अच्छे जो उनका डीलर है उससे जाके ख़रीद लें, तो वो आप बहुत सेफ़ एंड सिक्योर महसूस हो सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी है कि जब आप सरिया ख़रीदें तो आप उसका जो तोल है, क्योंकि सरिया अक्सर अमूमन रात को आता है, तो अपना एक बंदा अपॉइंट करें जो आपका मिल में सरिया तुलवाए। उसके बाद मिल से निकल के दोबारा किसी कांटे पे तोले और फिर वापस आके आपकी साइड पे गिराए, और दोबारा आपकी गाड़ी खाली गाड़ी जाए और दोबारा उसका तोल करवाए। तो उससे जाके जो आप अपने एग्जैक्ट जो सरिये का वज़न है ना, उससे काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा जब आपकी साइड पे 2 टन या 3 टन सरिया आके गिर गया, तो कभी ज़िंदगी में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सरिये को साइड पे खड़ा हुआ गिरने, क्योंकि जब तक आपने पहुंचना है ठेकेदार ने सरिया काट दिया होना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सरिया खासतौर पर इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चोरी है सरिये के। मेरी लोगों को ये सजेशन ये है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में, अगर आपका 30 लाख रुपए का भी घर अगर बन रहा है, तो आपका 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपका घर तो बन जाएगा। तो आप 1 लाख रुपए का कोई अच्छा सिविल इंजीनियर जो है ना वो हायर कर लें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो एक सर्टिफाइड अदारा है, जहाँ पे लोगों को इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो लोगों को, नए ग्रेजुएट्स को जो है वो सर्टिफिकेट देती है कि ये क्वालिफाइड है। आप उनमें से कोई बंदा हायर करें, आपको मैक्सिमम
50,000 75,000 या लाख रुपए में वो आपको सुपरवाइज़र मिल जाएगा अपनी साइट के लिए। अच्छा, वो आके सुपरवाइज़ भी करेंगे? वो सुपरवाइज़ भी करेंगे, आपको क्वांटिटी का सर्वे भी करके देंगे। वो आपको बताएँगे कि आपके नक्शे के मुताबिक जो सबसे ज़रूरी है, ठेकेदार जो है आपको कहता है जी नक्शे की लोड नहीं कि मैं आपको कागज़ पे बना देता हूँ और आप शुरू कर दें। अपना 20, 30, 40,000, 50,000 रुपए आप क्यों खर्च करते हैं? तो ऐसा हरगिज़ मत करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के पीछे आप अपने घर को जो है वो बर्बाद ना करें। सेकंड सर, सीमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सीमेंट का ये है, इसमें भी बड़े झोल चलते हैं, बड़े मसले मसाइल चलते हैं। वो आपको कहता है जी मैं आपको मार्केट रेट से कम बोरियां दे दूंगा। एक दो साइट्स पे मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग वो चिकनी मिट्टी करके और सीमेंट की बोरी खोल के उसमें वो मिक्सिंग करके और वो बोरियां दोबारा रीपैक करके भी बेचते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है ना, उसके अंदर चोरी बहुत ज़्यादा है। और वो हमारे जैसे ही लोग हैं जो चोरियां इसके अंदर करते हैं। तो सीमेंट का भी यही है, जिस तरह सरिये का मैंने आप लोगों को बताया है कि सीमेंट भी आप अच्छी डीलरशिप से लें, क्योंकि आपको साइट पे खड़ा हुआ जो है वो अगर मार्केट में 1280 रुपये की बोरी है तो वो शायद आपको 1200 रुपये की बेचे और बोलेगा कि जी आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप तब पैसे। वो आपके लिए हर तरह से एक कंफर्ट लेवल पहले क्रिएट करते हैं। वो करते क्या है कि 50 किलो की बोरी नहीं होती, वो होती तो 45 किलो की बोरी है, बट वो आपको 50 किलो की बेच रहे होते हैं। तो आपने जो है वो 50 रुपये बचाने की खातिर सीमेंट की क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपने जो है अपने पैसे पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो किसी अच्छे डीलर से ले लें। अब आपने जब घर बनाना ही है तो थोड़ी सी एफर्ट और करके अपना बजट बढ़ा लें। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त घर बनाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। बट जहाँ 30 लाख लग रहा है वहाँ 32 लगा लें, जहाँ 35 लग रहा है वहाँ 37-40 लगा लें, लेकिन अपने आप को एक ज़हनी तौर पे जो है ना अज़ियत से बचा लें, जो आपको आगे आने वाले सालों में पैदा होनी है। नाजरीन, अगर आप कंस्ट्रक्शन के बारे में और जानना चाहते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जहन में सवाल उठता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं और वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट्स में मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में डिटेल में आपने बताना है कि आपको किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है, आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।